देखा गाइस, हम अमेरिका में हैं, मेरे इस वक्त सर दर्द हो रहा है और ये मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे। उसका रीजन क्या है? पैसा ज्यादा लगेगा। तो गाड़ी चला रहे थे, हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से वो अर्जेंट केयर में गए। अर्जेंट केयर वालों ने इमरजेंसी में डाल दिया। उसकी वजह से जो उनका बिल आया वो चलो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो जानते हैं कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो इंडिया से अमेरिका आते हैं अपने डिसीज को ठीक कराने के लिए। तो क्या मेडिकल अमेरिका का अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है अमेरिका का मेडिकल। लेकिन इस मेडिकल को कैसे यूज करना है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे डॉक्टर मिलते हैं, कितनी यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट जाता है, किस तरीके से आप इंश्योरेंस में एनरोल कराते हो, ये सारा आज मैं इजी भाषा में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो लोग अमेरिका आ रहे हैं, जिनको ऑलरेडी ऑफर लेटर्स मिल चुके हैं, जिनकी टिकट्स हो चुकी है अमेरिका के लिए, उन लोगों के लिए तो ये स्पेशल वीडियो है। वो ऑलरेडी अमेरिका रह रहे हैं, लाइक अभी अभी जस्ट आए हैं और इंश्योरेंस के बारे में सर्च कर रहे हैं, वो मेरी वीडियो अंत तक देखना। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस आप किस तरीके से यहाँ पे लोगे। देखो, अगर आप किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हो, एग्जाम्पल अगर आपका कोई कंपनी ने यहाँ पे सिलेक्शन किया है या आप किसी कंपनी के ट्रांसफर के रूप में आ रहे हो, इंट्रा ट्रांसफर हुआ है, तो वो ही कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी। अब कंपनी जब इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बताती है। जब प्लान्स बताती है तो यहाँ का जो मेडिकल है ना, वो थोड़ा समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, टिपिकल है, क्योंकि जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, वो कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं यूज, जो कि मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका पीसीपी हो गया, प्रीमियम हो गया, डिडक्टेबल हो गया, कोपे हो गया, को इंश्योरेंस हो गया, फैमिली डिडक्टेबल हो गया, आउट ऑफ पॉकेट हो गया, इन नेटवर्क हो गया, आउट ऑफ नेटवर्क हो गया, अर्जेंट केयर हो गया, ईआर हो गया, पीपीओ हो गया, एचएमओ हो गया। ये सारे जो टर्म्स है ना, यहाँ के जब आप इंश्योरेंस को लोगे तो वो आपको इसी टर्म्स में समझाएंगे, बट आपके दिमाग में चीजें घुसेंगी नहीं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। तो आज मैं टॉपिक में यही जो टर्म्स है वो डिस्कस करूंगी और एग्जाम्पल्स के साथ भी डिस्कस करूंगी। तो अगर आप अमेरिका आए हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी से पूछना है कि आपका जो कंपनी ने इंश्योरेंस आपको दिया है वो किसके थ्रू दिया है। हालांकि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ट्रस्ट मार्क, जैसे कि आपका यूनाइटेड हेल्थ केयर, ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। अब आपको अपनी कंपनी से ये बात पूछनी है। अब जो इंश्योरेंस यहाँ पे होता है ना, वो मेडिकल का अलग होता है, डेंटल टीथ क्लीनिंग का या डेंटल जो भी आपका दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका अलग होता है, और विजन का जो आपकी आंखों की रोशनी का या आंखों में कोई प्रॉब्लम है उसका अलग होता है। तो ये तीन इंश्योरेंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मेडिकल जो होता है वो आपके शरीर का कोई भी पार्ट खराब हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आने के बाद हो जाती है, या आपको ऑलरेडी इंडिया से हुई है कोई प्रॉब्लम और आप यहाँ पे आए हैं और आप मेडिकल लेना चाहते हो, तो मेडिकल इंश्योरेंस आपकी कंपनी देती है। विजन और डेंटल तो आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी टर्म है। अब आती है बात कि जब आपको इंश्योरेंस वो लोग बता देंगे कि भाई इस, मान लीजिए एग्जांपल, ट्रस्ट मार्क के थ्रू आपने आपका मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है। तो जब मेडिकल इंश्योरेंस हुआ तो सबसे पहले आपको करना क्या है? कंपनी आपको प्लान्स बताएगी। सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो इंडिविजुअल ले रहे हैं या फिर आप फैमिली के थ्रू ले रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम का वर्ड भी बताऊंगी क्या होता है, वो कम होगा। और अगर आप फैमिली के थ्रू ले रहे हैं, अगर आपके किड्स वगैरह हैं या फिर स्पाउस है, तो उसका एक अलग अमाउंट होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप बात करते हैं कि पीसीपी। जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं, आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, तो ऑलरेडी आपकी कंपनी फिक्स कर देती है कि इतना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा मेडिकल के नाम पे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना पीसीपी फाइंड करना है। पीसीपी क्या होता है? आपका पर्सनल केयर फिजिशियन। पर्सनल केयर फिजिशियन क्या होता है? इसके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है, मतलब ये एक फिजिशियन होता है, नॉर्मल डॉक्टर होता है जो आपको नॉर्मली दवाई दे देता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप इंडिया में थे तो इंडिया में क्या होता था, जब भी आप बीमार पड़े आप तुरंत चले गए डॉक्टर के पास। यहाँ पे आप ऐसा नहीं जा सकते। इस चीज को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कैसे? कि आपको सबसे पहले आने के बाद पीसीपी चूज करना पड़ेगा। पीसीपी जब आप चूज करोगे तो उसकी एक अपॉइंटमेंट डेट होती है। जैसे कि आपको, अगर आप न्यू हो एग्जाम्पल यहाँ के लिए, तो वो पीसीपी जल्दी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक देसी भाषा में आपको समझाऊं कि आपको एक देसी डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो अमेरिकन होते हैं ना, वो जल्दी आपको समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडियंस पीसीपी हैं जो आपको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि कोई ऐसा देसी डॉक्टर हो जो इंडियन डॉक्टर हो, जो हमें हमें समझ पाए, जो हमारी भाषा को समझ पाए, हमारे हमसे इजीली वो, हम उसे कन्वे कर पाए अपनी चीजों को। वो चीज आपने कर ली। अब आप उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आपने लिया,
1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि उस पीसीपी की कितनी डिमांड है अमेरिका में। वो आपने कर लिया। अब जैसे ही आप पीसीपी के पास गए, फर्स्ट ये पीसीपी आपका क्या हो गया? पर्सनल केयर फिजिशियन, जो आपको नॉर्मल, अगर एग्जांपल आपको बुखार होता है, स्नीज बहुत ज्यादा आ रही है, गले में दर्द है, तो नॉर्मली आपको चेकअप करेगा और चेकअप करने के बाद आपको अपने हिसाब से दवाई देगा। वो दवाई देगा प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू, जो कि आप जाओगे यहाँ से लेने के लिए सीवीएस काउंटर से। यहाँ पे सीवीएस, यहाँ पे मेडिकल इस तरीके से नहीं होता कि आप कोई भी दवाई उठा लो। नॉर्मल दवाई कोल्ड वोल्ड की तो उठा सकते हो, बट थोड़ी सी अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम होगी तो फिजिशियन जो आपका होता है वो ही प्रेस्क्राइब करेगा आपको, उसी प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के आपको दवाई मिलती है। तो जब अगर अगर वो डॉक्टर जो है आपका फिजिशियन है, उसने अगर कोशिश करी कि भाई आपको दवाई दी, एक बार अपॉइंटमेंट में आप नहीं ठीक हो पाए, 2 बार में नहीं हो पाए, तो वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। तो जब भी आपको जाना होगा किसी डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास, तो जो आपका वे होगा जाने का, वो हमेशा पीसीपी के थ्रू होगा। तो सबसे पहले आपको अपना पीसीपी चूज करना है। तो होप आपको पीसीपी पता चल गया होगा कि पीसीपी क्या होता है। सेकंड टर्म आपको बताती हूँ मैं, प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? जो आपका इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस का एक अमाउंट होता है कि ये अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा, मतलब मीन्स आपकी सैलरी से कटेगा। तो वो प्रीमियम अमाउंट आपका मंथली होता है, मंथली बेस पे होता है। जैसे कि इंडिविजुअल है तो प्रीमियम अमाउंट 400 500 होगा। उसके अंदर की भी चीज मैं आपको बताऊंगी कि उस 400 में क्या क्या चीजें मिलेंगी। ये इंडिविजुअल का रेट मैं आपको बता रही हूँ मिनिमम, ठीक है, 400 तक जाता है, 450 तक भी जाता है। अब आती है बात फैमिली की। तो फैमिली का जो होता है उसमें आपका डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉय प्लस स्पाउस का ले रहे हो या फिर एम्प्लॉय प्लस फैमिली का ले रहे हो। एम्प्लॉय स्पाउस तो आप समझ सकते हो, एम्प्लॉय स्पाउस क्या होता है? हस्बैंड वाइफ का इंश्योरेंस। और फैमिली का क्या होता है? एम्प्लॉय प्लस फैमिली का मीन्स उनके बच्चे भी हैं। तो अगर फैमिली का आप लोगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपका ज्यादा रहेगा। वो आपका 1000 प्लस भी जा सकता है। और अगर सिर्फ स्पाउस का लेते हो आप, तो वो आपका प्रीमियम डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की आप किसके थ्रू ले रहे हो। तो 700-800 के आसपास आपका मंथली प्रीमियम पड़ेगा। तो प्रीमियम अमाउंट क्या हुआ आपका? प्रीमियम आपका मंथली एक अमाउंट दे दिया कंपनी ने कि ये मेडिकल के नाम पे आपका कटना ही कटना है हर मंथ, चाहे आप बीमार पड़ो चाहे ना पड़ो। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आती है बात डिडक्टेबल। डिडक्टेबल क्या होता है कि जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो उस प्रीमियम का हमेशा आपको एक अमाउंट पता चलेगा ईयरली, कि इतना अमाउंट अगर आप खर्च करते हो मेडिकल के नाम पे, चाहे कोई डिसीज हो और या फिर कोई आपका प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हो, तो वो जो डिडक्टेबल है उतना आपको पे करना ही करना पड़ेगा ईयरली। उसके बाद आपका जो अमाउंट होगा वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर आप प्रीमियम मंथली दे रहे हो, जैसे कि इसमें भी प्लान्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक प्लान 1 है, एक प्लान 2 है। प्लान 1 में जो आपका डिडक्टेबल है वो 8000 डिडक्टेबल है, प्लान 2 में आपका डिडक्टेबल है 4000। लेकिन जो आपका 8000 डिडक्टेबल अमाउंट है उसका जो प्रीमियम होगा वो हमेशा कम होगा। तो और जो आपका कम डिडक्टेबल है उसका जो प्रीमियम होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। तो आप ये भी चूज कर लेना कि अगर आपको कोई डिसीज है और डिडक्टेबल आपको कम रखने हैं, तो प्रीमियम ऑब्वियसली सी बात है आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मींस जो आपका मंथली डिडक्शन होगा सैलरी में से वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि आपका डिडक्टेबल ईयरली कम है। अब एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर 400 आपका प्रीमियम कट रहा है मंथली, और आपका जो इंडिविजुअल लेवल पे 400 अगर कट रहा है, और डिडक्टेबल अगर आपका 4000 है ईयरली, ठीक है, और अचानक से आपको कोई डिसीज निकल गई, एग्जाम्पल कोई भी डिसीज निकल गई जिसके बेस पे आपको हर महीने विजिट करना पड़ रहा है डॉक्टर के पास, तो आप क्या करोगे? पीसीपी के पास जाओगे और पीसीपी ने आपको एक बीमारी बड़ी सी बता दी और आपको स्पेशलिस्ट दे दिया, है ना। मान लो कार्डियोलॉजिस्ट आपको दे दिया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप बार बार जा रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका हर महीने जो प्रीमियम था वो तो कंपनी काट ही रही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको पे करना पड़ रहा है जो इंश्योरेंस कवर करती है। अगर जो पेमेंट है वो आपका ईयरली 4000 से मीट कर गया ईयरली, राइट, तो जो नेक्स्ट पेमेंट होगी, एग्जांपल आप मई में गए, जून में गए, जुलाई में गए, अगस्त में गए, अगस्त तक आपका अगर वो 4000 डिडक्टेबल मीट कर गया आपके उस पेमेंट से जो आप कर रहे हो कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जो आपका नेक्स्ट विजिट होगा उसमें भी को इंश्योरेंस आता है, ठीक है। मीन्स आपको कुछ कम अमाउंट पे करना पड़ेगा और कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं जिसमें आपको पे ही ना करना पड़े, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। तो होप आपको डिडक्टेबल भी समझ आ गया होगा कि डिडक्टेबल क्या होता है। तो डिडक्टेबल हमेशा वही लेना जिसका प्रीमियम ज्यादा हो और डिडक्टेबल कम हो, अगर कोई डिसीज है तो। अगर नहीं है तो इंडिविजुअल को मैं हमेशा बोलूंगी कि आप डिडक्टेबल एक बार को कम ले लेना, प्रीमियम ज्यादा भी होगा तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैमिली वाले जो स्पाउस और सिर्फ एम्प्लॉय हैं वो हमेशा प्रीमियम अपना ज्यादा रखना, क्योंकि आगे जाके आप प्लान भी करोगे बेबी वगैरह,
तो वो चीज़ें भी आपकी इंश्योरेंस में कवर होती हैं डिडक्टेबल अमाउंट पे। और अगर किसी को डिसीज़ है फैमिली मेंबर में, तो एम्प्लॉयी प्लस फैमिली जो है, वो भी अपना प्रीमियम रेट ज़्यादा रखना मंथली, ताकि डिडक्टेबल आपका ईयरली कम हो। यहाँ पे जो मेडिकल है ना, वो बहुत ज़्यादा महँगा है, बहुत ही ज़्यादा महँगा है, आप बियर नहीं कर सकते हो, इतना महँगा है। अगर आप इंश्योरेंस अच्छा लेते हो, तो आप बच जाओ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, बीइंग अ फीमेल, कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ एग्ज़ाम्पल इन फ्यूचर में, राइट? अगर मेरा प्रीमियम कम है और डिडक्टेबल ज़्यादा है 8,000, देखो मुझे पता है कि आगे जाके मेरा, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा ज़्यादा खर्चा आएगा ही आएगा, राइट? ईयर में ही, क्योंकि भई 9 महीने में ही बच्चा हो जाता है, तो ईयरली आपका ज़्यादा अगर खर्चा आएगा, तो उस केस में आपका डिडक्टेबल कम होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ना मेंटली खेलना है कि अगर आपको पता है ऑलरेडी चीज़ें प्लान्ड है आपकी, या फिर आपको ऑलरेडी कोई डिसीज़ है, तो आपको हमेशा प्रीमियम महँगा लेना है। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी का क्या चार्जेज़ आता है, अगर मेरा डिडक्टेबल यहाँ पे कम हुआ, तो मैं बच गई। अगर मेरा ज़्यादा हुआ, तो उस केस में यहाँ पे जो पेमेंट जाती है, एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी की, वो $40,000 जाती है। लेकिन अगर उसी केस में मेरा अगर प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा कट रहा है और डिडक्टेबल मेरा 4,000 है, तो 4,000 देने के बाद मेरा जो बाकी प्रेगनेंसी का जो भी कॉस्ट होगा, वो इंश्योरेंस टीम ही बियर करेगी। ये सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल था आपके सामने। अब इसको आप डिसीज़ से भी कंपेयर कर सकते हो। अब आती है बात कोपे की, तो कोपे क्या होता है? कोपे आपका ये अमाउंट होता है जो आप डॉक्टर को देते हो अपॉइंटमेंट के टाइम पे। ये पे जो आपका कोपे है, ये निश्चित है कि आपको देना ही देना है, और ये आपका डिडक्टेबल में से भी माइनस नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने एक अमाउंट डिडक्टेबल मीट आउट कर लिया था ईयरली। उसके बाद मेरा फिर दोबारा विजिट के लिए मैं दोबारा जाऊँगी डॉक्टर के पास, तो जो डॉक्टर की फीस होती है, वो मुझे देनी ही देनी पड़ेगी। वो आपका कभी भी डिडक्टेबल में से माइनस नहीं होगा। वो एक नेसेसिटी है डॉक्टर की, जो आपसे वो लेगा ही लेगा। अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो आपका जो चार्जेज़ आते हैं, वो इंश्योरेंस को डॉक्टर भेजता है और इंश्योरेंस टीम आपको 1 महीने बाद वो पेमेंट बताती है। तो डिडक्टेबल अगर आपका मीट आउट कर चुका है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, और डिडक्टेबल मीट आउट नहीं कर पाया, तो 1 महीने बाद आपको पता चलता है कि जब आप 1 महीने पहले बीमार पड़े थे, तो उसका डॉक्टर ने क्या इंश्योरेंस पे अमाउंट दिया था और इंश्योरेंस ने कितना कवर किया, और कवर करने के बाद आपको कितना पे करना है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, नॉट पीसीपी के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तो आपको हमेशा उस स्पेशलिस्ट से पूछना है कि डॉक्टर आप ये बताइए कि मेरा कितना एस्टिमेट आ जाएगा। उसके हिसाब से ही आप आगे डिसीज़न लेना। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी को इंश्योरेंस की। को इंश्योरेंस क्या होता है? कुछ ऐसी कंपनीज़ जो होती हैं, वो को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं, कुछ नहीं कराती हैं। जैसे कि अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, डिडक्टेबल। जब डिडक्टेबल मीट आउट हो जाता है ना, तो कभी-कभी क्या होता है कि किसी कंपनी में को इंश्योरेंस भी आपको देना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, 4,000 मेरा मीट आउट कर गया था। ये चीज़ ना आप फैमिली, नॉन फैमिली, स्पाउस, ये सारी चीज़ें, मतलब एक मैं एग्ज़ाम्पल देके चल रही हूँ डिडक्टेबल के ऊपर। आपका डिडक्टेबल क्या होगा, ये आपको अपने एचआर से या फिर अपने एम्प्लॉयर से आप पूछना, ठीक है? ये मैं इस तरीके से समझा रही हूँ। अब आप आपकी बात आती है को इंश्योरेंस की। को इंश्योरेंस आपका क्या होता है? जैसे कि आपका 4,000 डिडक्टेबल ईयरली कंप्लीट हो गया, ठीक है? मीन्स अगस्त में ही आपका कंप्लीट हो गया, बचे आपके 4-5 महीने और। तो जब आप दोबारा बीमार पड़े, दोबारा गए, तो कंपनी ने क्या करा, इंश्योरेंस टीम ने आपका अमाउंट, डॉक्टर ने अमाउंट भेज दिया इंश्योरेंस टीम को, तो आपका जितना भी अमाउंट है उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, 600 अगर इंश्योरेंस ने कवर करके भेजा कि इतना आपका अपॉइंटमेंट के बाद या इस डिसीज़ का इतना लगा, जो भी डॉक्टर की फीस थी या जो भी अमाउंट था आपका, लैब टेस्ट वगैरह जो भी था, तो उस केस में 600 अगर उन्होंने बिल दिया इंश्योरेंस टीम वालों ने कि इतना बिल आपका आया, तो 10% आपको उस केस में पे करना पड़ेगा। ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी आपका 20% कवर करती है, कुछ कंपनी 10%। तो उस केस में आपको 600 का 60 लाइक 10% देना पड़ेगा, तो $60 आपको देना पड़ेगा, बाकी इंश्योरेंस टीम कवर करेगी। तो को इंश्योरेंस भी आपको अपनी कंपनी से पूछना है कि कवर किया है कि नहीं किया, और किया है तो कितना परसेंट मुझे देना पड़ेगा डिडक्टेबल के बाद। और को इंश्योरेंस जनरली उसी केस में यूज़ होता है जहाँ आपको बहुत बड़ी बीमारी हो और बहुत ज़्यादा खर्चा आपका आ रहा हो। इंश्योरेंस टीम की। अब आती है बात फैमिली डिडक्टेबल की। फैमिली डिडक्टेबल क्या होता है? जैसे कि हर हर जैसे लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का डिडक्शन अलग हो गया, प्रीमियम अमाउंट अलग हो गया, स्पाउस का अलग हो गया, एम्प्लॉयर स्पाउस का अलग हो गया, है ना? अब आपका एम्प्लॉय प्लस फैमिली का भी अलग होता है। इसमें क्या होता है, डिडक्टेबल तो सेम होते हैं बट प्रीमियम अमाउंट अलग होते हैं। यही जो आपका इंडिविजुअल है उसका भी 4,000 डिडक्टेबल होगा और दूसरा 8,000 होगा, ज़्यादा वाला जिसका प्रीमियम कम होगा, और ऐसे ही स्पाउस का भी होगा, एम्प्लॉय प्लस स्पाउस का, और ऐसे ही एम्प्लॉय प्लस फैमिली का भी हो गया। तो फैमिली का जो डिडक्टेबल होता है वो भी 4,000 है। तो ऑल ओवर फैमिली का अगर
4,000 तक आ गया, मीन्स बच्चा भी बीमार पड़ रहा है, हस्बैंड भी बीमार पड़ रहा है, वाइफ भी बीमार पड़ रही है, उनको कवर करके अगर 4,000 फैमिली डिडक्टेबल आपका ईयरली मीट आउट कर जाता है, तो उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और ये भी डिपेंड करेगा कि कोई इंश्योरेंस आपका कवर्ड है कि नहीं है, तो ये भी चीज आपको पूछनी पड़ेगी। अब आती है बात इन नेटवर्क। अच्छा, ये चीज जो है ना, डिडक्टेबल और आउट ऑफ पॉकेट एक ही बात होती है, ये दोनों चीज एक होती है। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब भी वही होता है और आपका डिडक्टेबल का मतलब भी यही होता है। अब आती है बात इन नेटवर्क की बात। इन नेटवर्क क्या होता है आपका? इन नेटवर्क क्या होता है कि जब भी कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है तो वो आपको हमेशा बताती है कि इन नेटवर्क जाना है या आउट ऑफ नेटवर्क जाना है, या फिर हमने कौन सा प्लान आपको दिया है, या फिर हमने दोनों ही प्लान आपको दिए हैं, इन नेटवर्क भी या आउट ऑफ नेटवर्क भी। तो जब भी इंश्योरेंस आप कंपनी से लेंगे, आपको ये चीज जरूर डिस्कस करनी है कि क्या मेरा जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ इन नेटवर्क कवर कर रहा है या आउट ऑफ नेटवर्क कवर कर रहा है, या दोनों ही कवर कर रहा है। जब दोनों कवर करता है, एग्जांपल इन नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क, तो प्रीमियम अमाउंट आपका थोड़ा सा ज्यादा होता है, मींस जो मंथली डिडक्टेबल आपका मेडिकल है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अब इन नेटवर्क होता क्या है? बेसिकली जब भी आप पीसीपी के पास जाते हो, एग्जाम्पल कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं पीसीपी के पास गया, तो वो अपने नेटवर्क के अंदर ही आपको डॉक्टर देगा, नेटवर्क से बाहर जाके डॉक्टर नहीं दे सकता। फिजिशियन जो है आपको वो अपने ही नेटवर्क में डॉक्टर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई तू उस डॉक्टर के पास जा, वो डॉक्टर बहुत बेस्ट है, लेकिन क्या हुआ, मेरे पीसीपी के पास वो डॉक्टर इन नेटवर्क में नहीं था, तो वो डॉक्टर जो हो गया वो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। तो उस डॉक्टर के पास जाने के लिए हमारे पास आउट ऑफ नेटवर्क का जो इंश्योरेंस था वो होना बहुत जरूरी था। एक एग्जाम्पल देती हूँ प्रेगनेंसी का। मैं थी प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के बाद क्या हुआ, जब डिलीवरी का टाइम आया तो वहां से कोई डॉक्टर उठ के बाहर से आया, जो मेरा केस, जो मेरा डॉक्टर था इन नेटवर्क वाला, वो मुझे हैंडल नहीं कर पाया। तो जो बाहर का कोई डॉक्टर था उन्होंने उसको बुलाया जो कि मेरे आउट ऑफ नेटवर्क से आया था। तो जो इन नेटवर्क वाला डॉक्टर है वो तो अपनी फीस लगाएगा ही लगाएगा, जो आउट ऑफ नेटवर्क वाला डॉक्टर है वो भी अपनी फीस लगाएगा। तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो बढ़ के आएगा, जिसमें से आउट ऑफ नेटवर्क अगर मेरा नहीं होगा तो मुझे ज्यादा अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो कंपनी अगर आउट ऑफ नेटवर्क आपका लेती है, एक चीज और, अगर आप बीमार पड़ते हो ना, तो हमेशा आपको ये भी चेक करना है कि जो डॉक्टर आपका है वो इन नेटवर्क में है या नहीं। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, एग्जाम्पल इमरजेंसी में आपको जाना पड़ता है, तो भी आप जो हॉस्पिटल चूज करना वो हमेशा इन नेटवर्क वाला चूज करना। प्रेगनेंसी वाले केस में क्या हुआ कि जो हमारा हॉस्पिटल था वो तो इन नेटवर्क ही था, बट जो डॉक्टर उन्होंने बाहर से बुला लिया वो आउट ऑफ नेटवर्क वाला हो गया। तो ये टर्म मैंने इस तरीके से आपको समझाया। अब जो बात आती है अर्जेंट केयर की। अर्जेंट केयर क्या होता है? जैसे कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कान में आपके दर्द है, या अचानक से आपको आपका हाथ टूट गया, राइट, और आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1-2 महीने की अपॉइंटमेंट, 1 हफ्ते बाद की मिली, तो आप अर्जेंट केयर ही जाओगे। तो सबसे पहले आप चूज करोगे कि अर्जेंट केयर जो हॉस्पिटल है वो आपका इन नेटवर्क है या फिर आउट ऑफ नेटवर्क है। इन नेटवर्क में अगर आप जाते हो तो आपका इंश्योरेंस सारी चीजें कवर करके दे देगा। आउट ऑफ नेटवर्क में जाओगे तो इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करेगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने आपको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया है वो आउट ऑफ नेटवर्क है या नहीं है। तो ये आपका अर्जेंट केयर होता है। तो जब भी आप अर्जेंट केयर जाओगे ये चीज चेक करोगे कि इन नेटवर्क में जा रहे हो कि नहीं, या जो आपकी कंपनी ने आउट ऑफ नेटवर्क भी दिया है तो वो अवेलेबल है कि नहीं। मेरे साथ ये चीज हो चुकी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था, मैं अर्जेंट केयर गई थी, मेरा अचानक से कान में दर्द हुआ था, मैं गई वहां पे अर्जेंट केयर और वो आउट ऑफ नेटवर्क निकला, तो मुझे बिल पे करना पड़ा $900 का, जो कि मंथ में अगले महीने आया था। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब आती है बात इमरजेंसी रूम की। ईआर जो होता है आपका वो लाइफ थ्रेटनिंग के लिए होता है। एग्जाम्पल, आपको हार्ट अटैक लग रहा है कि हार्ट अटैक आने वाला है, अचानक आपने 911 पे कॉल करा और एम्बुलेंस आ गई, घर के नीचे ही आपको सारी सुविधा दे रही है, वो प्रॉपर रूम, एम्बुलेंस के यहाँ पे प्रॉपर रूम होता है, वो घर के नीचे ही आपको प्रॉपर पूरी सुविधा दे देंगे, मतलब आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ईआर में क्या होता है कि आपको मरने नहीं देंगे। हमारे इंडिया और अमेरिका में यही फर्क है कि अगर इमरजेंसी आपको चाहिए ना इंडिया में किसी हॉस्पिटल से, तो वो गरीबी और अमीरी देखते हैं। अगर आप गरीब हो ना तो वो आपको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर आप अमीर हो, अगर आपके पास पैसा है तो वो इंस्टेंट आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो ये हमारा इंडिया का मतलब है जो मेडिकल है। बट अमेरिका में क्या है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो भी वो आपका अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो आपको 100% अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे और आपको प्रॉपर सही करके ही मानेंगे। लेकिन सही करने के बाद आपका जो बिल आएगा ना वो आपसे वसूलेंगे भी। तो जो इंश्योरेंस टीम होती है ना वो आपको हैरास करती है, आपसे ले लेती है पैसा। तो यहाँ पे
मरने की जो टर्म्स होता है ना, लाइक वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि अमेरिका में जो इंश्योरेंस है और जो मेडिकल है वो बहुत अच्छा है, गरीब और अमीर नहीं देखता है, आपको 100% बचा लेगा, लेकिन बचाने के बाद जो अमाउंट होता है इमरजेंसी का, वो जो है वो आपको बियर करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अब आती है बात आपकी इंश्योरेंस में पीपीओ और एचएमओ होता है। जब भी कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी तो वो आपको बताएगी कि आप एचएमओ में हो या पीपीओ में हो। एचएमओ जो होता है वो हमेशा आपका पीसीपी के थ्रू ही जाता है। कोई भी आपको बीमारी हो, कितनी बार भी आपको डॉक्टर के पास जाना हो, किसी भी आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना हो, तो सबसे पहले आप अपने फिजिशियन के पास जाओगे, फिजिशियन से ही आप दोबारा अपने डॉक्टर के पास आओगे। आप डायरेक्ट डॉक्टर से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो, एचएमओ में होता है। पीपीओ में क्या होता है कि एक बार आपने फिजिशियन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया तो नेक्स्ट टाइम से आपको फिजिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्टर से, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई दूसरी बीमारी होगी, पहले आपका हार्ट का डॉक्टर था कार्डियोलॉजिस्ट, अब आपको डरमैट्स चाहिए, तो उसके लिए दोबारा पीसीपी पे जाना पड़ेगा। पीसीपी ही आपको बताएगा डरमैट्स का नंबर, या फिर जो भी आपका डरमैट्स का कॉन्टैक्ट बताएगा, उसके बाद आप जा सकते हो। तो अगर सेम डॉक्टर है तो आप बार बार जा सकते हो पीपीओ में। एचएमओ में अगर सेम डॉक्टर तो बार बार आपको पीसीपी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस हो गया। अब आती है बात, जो इंश्योरेंस है वो आप बाहर से भी ले सकते हो, आप ऑफिस से भी ले सकते हो, एम्प्लॉयर के थ्रू भी ले सकते हो। और दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मेडिकेयर, एक होता है मेडिकेड। मेडिकेयर जो होता है वो हमारे सीनियर सिटीजनशिप के लिए होता है। जैसे जो सीनियर होते हैं ना, वो लोग उन लोग के होता है जो 65 साल से ऊपर के हैं, गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराती है मेडिकेयर। तो उसमें आपका कुछ फ्री प्रोवाइड कराते हैं, डिपेंड करता है कि कैसी बीमारी है, क्या है। तो वो मेडिकेयर आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप 65 साल से ऊपर के नहीं होंगे। दूसरा है आपका मेडिकेड। मेडिकेड जो होता है वो स्टेट आपको प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस, जो कि लो इनकम वालों के लिए होता है। तो आपके पास कौन से इंश्योरेंस बचे? दो इंश्योरेंस बचे, या तो आप आउटसाइड से ले सकते हो और या तो आप कंपनी की तरफ से ले सकते हो, मींस कंपनी आपको देगी। एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि जो इंश्योरेंस है ना, वो अमेरिका का बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास पॉलिसी अच्छी है तो आपका इंश्योरेंस बहुत अच्छे से चीजों को कवर करता है और आपका लाइक जो भी डिसीज है उसको सही कर देगा। एक एग्जांपल और देती हूँ कि अगर आपने डे 1 पे आप यहाँ आ गए हो तो आपका इंश्योरेंस आप डे 1 पे ही ले लेना, चाहे आउटसाइड से चाहे एम्प्लॉयर से। अगर आपने नहीं लिया तो अगर अचानक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको इमरजेंसी या फिर अर्जेंट केयर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की वो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि आपका कोई पीसीपी नहीं था। तो उस केस में जो आपका बिल होगा वो $1000 2000 तक भी जा सकता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉय से बोला था कि आप अपना मेडिकल जो है वो ले लो, बट उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बोला मैं वहां आके ही देखूंगा। 2 दिन बाद पता चला, सर्च करने में उन्हें 2 से 3 दिन लग गए। दूसरे दिन पता चला उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी चला रहे थे। हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से वो अर्जेंट केयर में गए, अर्जेंट केयर वालों ने इमरजेंसी में डाल दिया। उसकी वजह से जो उनका बिल आया वो उनका $35,000 आया, सिर्फ उनको प्लास्टर चढ़ाने का। तो यहाँ पे जो मेडिकल है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता तो डे 1 से इंश्योरेंस आप अपना रखना, और इस चीज को कोशिश करना कि अच्छा से अच्छा इंश्योरेंस लेना। प्रीमियम आपका जो हो वो ज्यादा हो, चल जाएगा, डिडक्टेबल कम होने चाहिए अगर डिसीज है तो। नहीं डिसीज है तो प्रीमियम आपका कम और डिडक्टेबल ज्यादा भी चल सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है और ज्यादा आपको डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना पड़ेगा। शायद आज की जो इन्फॉर्मेशन रही होगी वो आप तक पहुंच गई होगी और आप लोगों के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। मैंने बहुत कोशिश करी अपने इस पूरी वीडियो में आपको एक एक चीज बताने की। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी क्वेश्चन है मेडिकल से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी। मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपको ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है ना, इतनी ज्यादा आपको मतलब एक्सप्लेनेशन जो दी है वो इसलिए दी है क्योंकि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ और एचआर जो मेडिकल्स है वो हैंडल करती है, तो मुझे नॉलेज है। शायद आपको इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोग आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो इस चीज पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आप कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। मैं दोबारा आऊंगी कल एक नई वीडियो के साथ, दोबारा एक इंफॉर्मेशन नई लेके आऊंगी। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। शिप्रा की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार आप सभी लोगों को। बाय।